नमस्कार। कभी सोचा है कि किसी राज्य के जो प्रतीक होते हैं वो सिर्फ तस्वीरें क्यों नहीं होती। आज हम लोग बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां के राजकीय प्रतीक मतलब एक ताकतवर भैंसा और एक गाने वाली मैना एक ऐसी विरासत की कहानी सुनाते हैं जो जो आज खतरे में है। तो सवाल ये है कि ये प्रतीक आखिर दिखाते क्या हैं। देखिए, ये सिर्फ पहचान के निशान नहीं है। अरे नहीं, ये तो छत्तीसगढ़ के जंगलों की धड़कन है, पहाड़ों की गूंज है और वहां की जो अनोखी कुदरती दुनिया है ना, उसकी पूरी कहानी बयां करते हैं। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे, छत्तीसगढ़ के ये प्रतीक सिर्फ कागज पर बनी तस्वीरें नहीं हैं। ये तो जीते जागते जीव हैं जो वहां के घने जंगलों और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में सांस लेते हैं। ये सब शुरू हुआ साल 2001 में। ये एक बहुत ही खास साल था जब छत्तीसगढ़ ने अपनी पहचान बताने के लिए दो बहुत ही अद्भुत प्रजातियों को चुना। ऐसी प्रजातियां जो सच में उस इलाके की आत्मा को दर्शाती हैं। तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं राजकीय पशु से। इसकी कहानी ना ताकत और संघर्ष दोनों की है। ये है वन भैंसा, जो एक तरफ शक्ति का प्रतीक है तो दूसरी तरफ एक बड़े संकट का। तो इसे ऑफिशियली कहते हैं जंगली भैंसा या वन भैंसा, और इसका साइंटिफिक नाम है बुबालस अर्नी। और ये कोई मामूली जानवर नहीं है। ये विशाल शाकाहारी जीव इस जमीन की बेजोड़ ताकत को दिखाता है। और इसकी जड़ें ना वहां के कल्चर में भी बहुत गहरी हैं। जो नर भैंसा होता है उसे लोग प्यार से अरना बुलाते हैं और मादा को अर्नी। मतलब ये सिर्फ एक जानवर नहीं है, ये तो वहां के लोगों की पहचान का हिस्सा बन चुका है। लेकिन इस ताकत के पीछे एक बहुत बड़ा खतरा भी छिपा है। वन भैंसे का वजूद आज 3 बड़ी वजह से मुश्किल में है। एक तो बाघों का शिकार, दूसरा इंसानी शिकारी और तीसरा रिंडरपेस्ट जैसी जानलेवा बीमारी। सच कहें तो इसका भविष्य दांव पर लगा है। तो ये तो हुई वन भैंसे की बात। अब जमीन से नजर उठाते हैं आसमान की ओर, जहां हमारा दूसरा प्रतीक रहता है। चलिए मिलते हैं राजकीय पक्षी, जिसे पहाड़ों की आवाज भी कहते हैं। यह है प्यारी सी पहाड़ी मैना। अब देखिए, साइंटिस्ट तो इसे ग्रैक्युला रिलिजियोसा पेनिनसुलारिस कहते हैं, पर इसकी असली पहचान जो इसे सबसे खास बनाती है वो है इसकी कला। ये इंसानों की आवाज की हूबहू नकल कर सकती है। कमाल है ना। तो ये पहाड़ी मैना रहती कहाँ है? इसका घर है छत्तीसगढ़ की हरी भरी वादियां। दंतेवाड़ा हो, बीजापुर, नारायणपुर या फिर कांगेर घाटी के घने जंगल, इन सब जगहों की हवा में इसकी आवाज गूंजती है। तो देखिए, जमीन पर वन भैंसा और आसमान में पहाड़ी मैना, ये दोनों मिलकर ही तो छत्तीसगढ़ की पूरी कहानी बयां करते हैं। ये सिर्फ जानवर नहीं है, ये हमारी जीती जागती विरासत है और इस विरासत को बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि उम्मीद अभी बाकी है। इन कीमती प्रतीकों को बचाने के लिए कोशिशें भी जोर शोर से चल रही हैं, ताकि इनकी कहानी यहीं खत्म ना हो जाए। और ये कोशिशें सिर्फ हवा में नहीं हैं, बल्कि जमीन पर काम हो रहा है। जैसे वन भैंसे के लिए उदंती, पामेड़ और भैरमगढ़ सैंक्चुरीज को उनका सुरक्षित घर बनाया गया है, और वहीं पहाड़ी मैना के लिए कांगेर वैली नेशनल पार्क है, जहां वो आराम से फल फूल रही है। तो आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं कि हम सब मिलकर ऐसा क्या करें कि छत्तीसगढ़ की ये अनमोल विरासत आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बची रहे। नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत के एक बहुत ही खास राज्य की। एक ऐसा राज्य जिसकी एक नहीं बल्कि दो दो पहचानें हैं, और ये दोनों पहचानें ना एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। एक वो जो जमीन से उगती है और दूसरी वो जो नक्शे पर बनाई गई है। तो चलिए आज छत्तीसगढ़ के इसी दिलचस्प पहलू को समझते हैं। तो सबसे पहले एक सवाल, किसी भी जगह की पहचान, उसकी आइडेंटिटी बनती कैसे है? क्या वो वहाँ के पेड़ पौधों, वहाँ की जमीन से बनती है, या फिर उन लाइनों से जो हम इंसानों ने नक्शों पर खींच दी हैं? बड़ा गहरा सवाल है ना? और देखिए, छत्तीसगढ़ की कहानी में ना जवाब इन दोनों में ही छिपा है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं पहली पहचान से। वो पहचान जिसकी जड़ें सचमुच इस राज्य की मिट्टी में बहुत बहुत गहरी हैं। तो ये है साल का पेड़। यहाँ के लोग इसे प्यार से सरई भी बुलाते हैं। और देखिए, ये कोई मामूली पेड़ नहीं है, ये छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष है, अ स्टेट ट्री। इसका साइंटिफिक नाम है शौरिया रोबस्टा, पर सच कहूँ तो ये नाम से कहीं ज्यादा है। ये तो इस राज्य की आत्मा का एक जीता जागता सबूत है। अच्छा, तो ये पेड़ सबसे ज्यादा मिलते कहाँ हैं? तो सुनिए,
बस्तर के कोमलनार और मटनार वाले इलाकों में। अरे वहां तो ये पेड़ इतने ऊंचे हो जाते हैं कि नेपाल के तराई वाले पेड़ों को टक्कर देते हैं। और अगर सबसे बेस्ट क्वालिटी का साल देखना हो तो वो मिलेगा केशकाल घाटी में। अब जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। छत्तीसगढ़ में जितने भी जंगल है ना, उसका 40.56% हिस्सा, मतलब लगभग आधा, सिर्फ और सिर्फ साल के पेड़ों से भरा हुआ है। ये वाकई में सोचने वाली बात है, कितना ज्यादा डोमिनेशन है इस एक पेड़ का। और शायद इसीलिए बस्तर को साल वनों का द्वीप कहते हैं। सोचकर देखिए, एक ऐसा इलाका जो इन पेड़ों से इतना इतना घना है कि लगता है जैसे किसी हरे समंदर के बीच एक पूरा का पूरा आइलैंड हो। ये सिर्फ जंगल नहीं, ये साल का द्वीप है। तो ये तो हुई जमीन की बात, जहां ये एक विशाल द्वीप की तरह फैला है। लेकिन जब हम इसी जगह को ऊपर से देखते हैं, मतलब एक नक्शे पर, तो क्या दिखता है? चलिए अब छत्तीसगढ़ की दूसरी और उतनी ही अनोखी पहचान से मिलते हैं। तो अब हम जमीन से उठकर आ गए हैं कागज पर, नक्शों की दुनिया में। और यहीं आकर कहानी में एक मजेदार मोड़ आता है। देखिए, एक तरफ तो है प्रकृति का बनाया हुआ विशाल साल वनों का द्वीप, और दूसरी तरफ जब हम नक्शा देखते हैं तो एक बिल्कुल अलग, एक हैरान करने वाली शक्ल नजर आती है, एक समुद्री घोड़ा। जी हाँ, अ सी हॉर्स। अब सवाल ये उठता है कि ये समुद्री घोड़े वाली शक्ल आई कहाँ से? मतलब किसने तय किया कि छत्तीसगढ़ ऐसा दिखता है? ये कोई इत्तेफाक था या इसके पीछे कोई कहानी है? तो इसकी भी एक छोटी सी कहानी है। बात है 1905 की, जब कुछ ज्योग्राफिकल बदलाव हुए और छत्तीसगढ़ का नक्शा एक तरह से अपने आप ही बन गया। और फिर 1918 में पंडित सुंदरलाल शर्मा जी ने अपनी एक किताब में पहली बार इसका एक साफ सुथरा स्केच बनाया। तो बस यहीं पर ये दोनों पहचानें आकर मिल जाती हैं। एक पहचान जो सीधे जंगल की जमीन से आई, जिसे कुदरत ने बनाया, और दूसरी पहचान जो एक इंसान की कलम से निकली, जिसे कागज पर उकेरा गया। तो कुल मिलाके हमारे पास दो सिंबल हुए। पहला, साल का पेड़ जो जमीन की सच्चाई, उसकी आत्मा को दिखाता है, और दूसरा, समुद्री घोड़ा जो इंसानी नजरिए और नक्शे बनाने की कला को दिखाता है। तो आखिर में एक सवाल सबके लिए, किसी भी जगह की असली पहचान क्या होती है? वो जो प्रकृति उसे देती है, या फिर वो जो हम इंसान लकीरें खींचकर तय करते हैं? सोचिएगा जरूर। नमस्कार। कभी ये सोचा है कि कोई एक गीत कैसे पूरे राज्य की पहचान बन सकता है, उसकी आत्मा को अपने अंदर समेट सकता है? आज हम छत्तीसगढ़ के राजकीय गीत अरपा पैरी के धार के पीछे की कहानी को समझने वाले हैं। देखिए, ये सिर्फ एक ऑफिशियल गाना नहीं है, ये असल में एक कहानी है। एक ऐसे इलाके की कहानी जो अपनी नदियों, अपने जिलों और अपनी संस्कृति को एक बहुत ही खूबसूरत कविता में पिरोता है। तो चलिए इस कहानी में और गहराई से उतरते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस गीत की ऑफिशियल पहचान की। ये कोई आम लोकप्रिय धुन नहीं है, बल्कि ये राज्य का एक औपचारिक प्रतीक है। इसका ऑफिशियल नाम है अरपा पैरी के धार, और इसे लिखा है डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा ने। कमाल की बात यह है कि उन्होंने अपनी कलम से एक ऐसा गीत लिख दिया जो आज पूरे छत्तीसगढ़ की आवाज बन चुका है। और इसका महत्व आप इसी बात से समझ सकते हैं कि हर सरकारी और आधिकारिक कार्यक्रम की शुरुआत इसी गीत के साथ होती है। ये राज्य के सम्मान का प्रतीक है। अब आते हैं इस पूरे विश्लेषण के सबसे दिलचस्प हिस्से पर कि ये गीत आखिर छत्तीसगढ़ को दिखाता कैसे है, क्योंकि ये सिर्फ भूगोल का वर्णन नहीं है, बल्कि एक बहुत ही कलात्मक, एक बहुत ही खूबसूरत कल्पना है। डॉक्टर वर्मा ने अपनी कल्पना में ना छत्तीसगढ़ को एक जीते जागते इंसान का रूप दिया, और इस रूप को बनाने के लिए उन्होंने राज्य के 7 प्रमुख जिलों का इस्तेमाल किया। यहाँ जो बात है वो सच में बहुत दिलचस्प है कि कैसे एक पूरे राज्य को इंसानी रूप दे दिया गया। जैसे रायगढ़ को सिर का मुकुट बताया गया, तो सरगुजा और बिलासपुर को मजबूत बाहें, रायपुर को कमर की तरह देखा गया, जबकि राजनांदगांव एक नए कमरबंद जैसा है, और पैरों की पायल है दुर्ग और बस्तर। ये कल्पना वाकई में पूरे राज्य को एक शरीर में बांध देती है। और जैसे एक शरीर को जिंदा रहने के लिए धमनियों की जरूरत होती है ना, ठीक वैसे ही इस गीत में ये भूमिका राज्य की 4 प्रमुख नदियां निभाती हैं। ये 4 नदियां हैं महानदी, अरपा, इंद्रावती और पैरी। ये सिर्फ पानी के स्रोत नहीं है, गीत में इन्हें छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा, मतलब
लाइफलाइन के तौर पर दिखाया गया है, जो राज्य को सींचती हैं और उसकी पहचान बनाती हैं। तो सवाल ये है कि ये गीत राजकीय गीत बना कैसे? इसका सफर भी उतना ही दिलचस्प है जितनी कि इसकी कविता। चलिए इसके बनने की कहानी को भी समझते हैं। देखिए, ये गीत लिखा तो गया था 1973 में, लेकिन इसे आधिकारिक तौर पर राजकीय गीत का दर्जा मिलने में करीब 47 साल लग गए। सोचिए, आखिरकार 2 फरवरी 2020 को इसे वो सम्मान मिला जिसका ये हकदार था। वाकई एक लंबा लेकिन बहुत सार्थक सफर था ये। एक और जरूरी बदलाव हुआ इसकी अवधि में। जो ओरिजिनल गाना था वो 6 मिनट 36 सेकंड का था, लेकिन सरकारी कार्यक्रमों की सुविधा के लिए इसकी अवधि अब 1 मिनट 15 सेकंड कर दी गई है। ये दिखाता है कि कैसे परंपरा को आज की जरूरतों के हिसाब से ढाला जाता है। तो आखिर में ये सब हमें बताता क्या है? ये हमें दिखाता है कि कैसे एक अकेली रचना, एक अकेला गीत पूरे राज्य के लिए एकता का एक मजबूत प्रतीक बन सकता है। तो चलिए फटाफट से मुख्य बातें दोहरा लेते हैं जो याद रखनी है। इसके रचयिता हैं डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा। इसे 2 फरवरी 2020 को अपनाया गया। ये छत्तीसगढ़ को एक शरीर के रूप में दिखाता है और इसकी ऑफिशियल गायन अवधि है 1 मिनट 15 सेकंड। और आखिर में ये सवाल सोचने पर मजबूर करता है कि कला का एक टुकड़ा, चाहे वो गीत हो या कविता, किसी भी जगह की पहचान को कैसे बना सकता है, उसे कैसे परिभाषित कर सकता है। यही है छत्तीसगढ़ के राजकीय गीत की कहानी, जो सिर्फ एक गीत नहीं बल्कि एक पूरी पहचान। नमस्कार। कभी सोचा है कि किसी राज्य की पहचान आखिर बनती कैसे है? आज हम छत्तीसगढ़ की कहानी को समझेंगे उसके ऑफिशियल सिंबल्स के जरिए। ये सिर्फ तस्वीरें नहीं हैं, ये तो राज्य की आत्मा का आईना है। तो सवाल ये है कि एक प्रतीक में आखिर होता क्या है? क्या ये सिर्फ एक चित्र है या फिर इसमें छिपी होती है एक पूरी कहानी, एक इतिहास और एक पहचान? चलिए आज मिलकर इस पहेली को सुलझाते हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं राज के प्रतीक चिन्ह से। ये सिर्फ एक सरकारी मोहर नहीं है, बल्कि एक नए राज्य की पहचान की वो पहली ईंट है जिस पर पूरी इमारत खड़ी होनी थी। सोचिए, एक नया राज्य बना है और उसे अपनी एक पहचान बनानी है। तो बस राज्य बनने के तुरंत बाद 4 सितंबर 2001 को इस ऑफिशियल सील को अपनाया गया। ये महज एक मोहर नहीं, बल्कि राज्य के सपनों और सिद्धांतों का एक दस्तावेज है। तो चलिए जरा इसे करीब से देखते हैं। इसकी हर एक चीज में एक मतलब छिपा है। ये जो बाहर हरा गोला है ना, ये छत्तीसगढ़ के 36 ऐतिहासिक गढ़ों की याद दिलाता है। बीच में लाल रंग का अशोक स्तंभ, ये भारत के साथ राज्य के अटूट बंधन को दिखाता है। ये सुनहरी धान की बालियां बताती हैं कि ये धरती अन्नपूर्णा है। और ये नीला चिन्ह, ये ऊर्जा के क्षेत्र में हमारी बढ़ती ताकत को दिखाता है। और आखिर में ये तिरंगी लहरें, ये हमारी नदियां हैं जो इस राज्य की लाइफलाइन हैं। यहाँ एक बात साफ कर देना बहुत जरूरी है, जो अक्सर लोगों को कंफ्यूज करती है। साल का पेड़ जो राज्य के लिए इतना जरूरी है, वो इस आधिकारिक प्रतीक चिन्ह का हिस्सा नहीं है। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, इसे याद रखना चाहिए। और ये देखिए, ये बड़ा दिलचस्प है। 4 जुलाई 2001 को राज्य को हर्बल स्टेट का दर्जा मिला और ठीक 2 महीने बाद 4 सितंबर को ये प्रतीक चिन्ह अपना लिया गया। इससे पता चलता है कि शुरुआत से ही राज्य अपनी पहचान को लेकर कितना सीरियस और तेज था। तो एडमिनिस्ट्रेटिव सिंबल से अब हम आते हैं एक ऐसे प्रतीक पर जिसे असल में महसूस किया जा सकता है, राजकीय गमछा। ये सिर्फ कपड़े का एक टुकड़ा नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति का पूरा ताना बाना है। ये बहुत पुरानी बात नहीं है। 14 अक्टूबर 2021 को इस गमछे को आधिकारिक तौर पर अपनाया गया। ये राज्य की पहचान में एक नया और बहुत जरूरी चैप्टर है, जो सरकारी दफ्तरों से निकलकर सीधे लोगों की जिंदगी से जुड़ता है। और पता है, इसकी खासियत सिर्फ डिजाइन में नहीं है, बल्कि इसके धागों में है। इसे बनाया गया है टसर सिल्क और खादी कॉटन से, जिसे सिवनी चांपा के माहिर बुनकरों ने तैयार किया है। जहां टसर सिल्क राज्य की रेशम विरासत को दिखाता है, वहीं खादी परंपरा और आत्मनिर्भरता की कहानी कहता है। इस गमछे की बुनाई में ही जैसे पूरे छत्तीसगढ़ की आत्मा बसती है। जरा देखिए इसमें क्या क्या है। राजकीय पक्षी पहाड़ी मैना, राजकीय पशु वन भैंसा, गोदना कला, बस्तर का मशहूर गौर मुकुट, मांदर बजाते लोक कलाकार, हल जोतते किसान और सरगुजा की खूबसूरत दीवार पेंटिंग, सब कुछ एक साथ बुना हुआ है। और अब आते हैं हमारे आखिरी प्रतीक पर,
छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा। ये सिर्फ एक मूर्ति नहीं है, ये तो राज्य की भावनाओं और आत्मा का एक साकार रूप है, एक माँ का चेहरा। तारीख थी 1 नवंबर 2022, राज्योत्सव का दिन, और रायपुर के कलेक्टोरेट चौक पर इस भव्य प्रतिमा का अनावरण किया गया। ये हमारे प्रतीकों की कहानी में जुड़ा सबसे नया और शायद सबसे इमोशनल चैप्टर है। और ये कोई छोटी मोटी प्रतिमा नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये 11 फुट ऊंची है, कांसे से बनी एक शानदार कलाकृति जिसे गढ़ा है मशहूर मूर्तिकार पद्मश्री J.M. नेल्सन ने। और बात यही खत्म नहीं होती। सरकार ने ये भी तय किया है कि ये प्रतिमा सिर्फ राजधानी तक ही नहीं रहेगी, बल्कि प्रदेश के हर जिले में लगाई जाएगी। ये एक ऐसा कदम है जो इसे छत्तीसगढ़ के गौरव का एक सच्चा और सर्वव्यापी प्रतीक बना देगा। तो इससे सिर्फ स्थापित ही नहीं किया जा रहा, बल्कि एक खास सम्मान भी दिया जा रहा है। प्रतिमा को हर जिले में लगाने के साथ साथ सभी सरकारी कार्यक्रमों में इसकी मौजूदगी को भी जरूरी कर दिया गया है। लेकिन ये जो स्वरूप है ना, ये अचानक से नहीं आया। इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। ये 90 के दशक के छत्तीसगढ़ राज्य बनाओ आंदोलन से जुड़ी हैं, जब ये तस्वीर पहली बार लोगों की उम्मीदों और सपनों का चेहरा बनी थी। तो ये सिर्फ एक मूर्ति नहीं, बल्कि इतिहास का एक जीता जागता रूप है। तो जब इन सभी प्रतीकों को एक साथ रखकर देखते हैं, तो क्या तस्वीर उभरती है? ये सिर्फ अलग अलग तस्वीरें नहीं हैं, बल्कि ये एक राज्य के बनने और बढ़ने की पूरी कहानी है। हमने जो देखा वो ये है कि छत्तीसगढ़ की पहचान का सफ़र एक प्रशासनिक मोहर से शुरू होता है, फिर वो गमछे के रूप में सांस्कृतिक गौरव को अपनाता है, और आखिर में छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा के रूप में एक जीवंत भावना बन जाता है। ये वाकई एक राज्य के खुद को खोजने का एक बहुत ही खूबसूरत सफ़र है। और आखिर में एक सवाल, एक सोच। जैसे जैसे छत्तीसगढ़ आगे बढ़ेगा, भविष्य में इसकी पहचान को कौन से नए प्रतीक परिभाषित करेंगे? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें राज्य के भविष्य के बारे में सोच